हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई भी आप सबकी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो स्टूडेंट्स, अपना हाल चाल बताता हुआ मैं भी चलता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं और आप सबसे मिलने के बाद मेरी एनर्जी का लेवल और अप हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई हाल चाल की बात। चलिए आगे बढ़े स्टडी की ओर। तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर लॉ फॉर सीए फाउंडेशन एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर की हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक क्या चल रहा था और उसको रिवाइज करते हुए हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और होपफुली हमारा ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखें कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिवोकेशन ऑफ ऑफर और लैप्स ऑफ ऑफर के रिगार्डिंग। ठीक है, मेन टॉपिक जो चल रहा था वो हमारा क्या था? मेन टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने ये बात जानी वहां पर कि कम्युनिकेशन क्या है, रिवोकेशन क्या है। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस तो आप समझते ही हैं। ठीक है, और इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी है तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन को एक बार रिवीजन में लेते हुए कि कम्युनिकेशन क्या है, रिवोकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है? जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो उसका प्रॉपर वे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और रिवोकेशन की अगर किसी ने ऑफर दिया और वो पर्सन जो ऑफरर है, जो प्रपोजर है, वो अपने ऑफर को कैंसिल करना चाहता है तो उसको कैंसिल करने को हम रिवोक करना कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। एंड एक्सेप्टेंस, जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दी है उसको अपनी एक्सेप्टेंस का प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना जरूरी है। और अगर वो पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? कब तक कर सकता है, कब तक नहीं कर सकता है। तो इन सब बातों पर हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करने वाले हैं। कुछ चर्चा हम कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स को हम और अच्छे से और क्लियर वे के अंदर डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर के क्या रीजन हो सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो मेन पॉइंट्स पर नजर मारते हुए, नोटिस ऑफ रिवोकेशन देने पर अगर प्रपोजर, जिसने प्रपोजल दिया है, अगर वही पर्सन ही नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाता है। बाय लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, अगर ऑफर के ड्यूरिंग कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतने के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है, और अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो वो टाइम लैप्स होने के कारण ऑफर भी क्या हो जाएगा? ऑफर भी रिवोक हो जाएगा। इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है और हमने रीजनेबल टाइम के अंदर, हमने रीजनेबल टाइम में हमने उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उस सिचुएशन में भी वो ऑफर रिवोक हो जाएगा। और अगर प्रपोजर जो है, जो ऑफरर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इंसैनिटी की सिचुएशन में, पागलपन की सिचुएशन में वो पर्सन चला जाता है, तो और इस फैक्ट की नॉलेज ऑफरर ऑफरी एक्सेप्टर को मिल जाती है, तो वो ऑफर क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है। अब इसके बाद हमने इसकी प्रोसेस डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। हमने यहां पर एग्जांपल लिया था, एक राज नाम का लड़का है, एक सिमरन नाम की लड़की है। फिल्म से तो आप लोग वाकिफ होंगे, आपने फिल्म भी देखी होगी, ये मूवी। तो राज ने सिमरन को ऑफर भेजा कि विल यू मैरी मी। ये जो हम पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है? लेटर पोस्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 1872 का कॉन्ट्रैक्ट है
और 1872 में उस टाइम पे लेटर्स चला करते थे। तो ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये रिगार्डिंग लेटर्स पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। ऑलराइट, चलिए देखिए क्या है कि पहले जमाने में कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल करके और फिर भेजा जाता था। तो राज ने वही प्रोसेस फॉलो किया कि राज ने एक कबूतर लिया और उसके मुंह में चिट्ठी डाली, क्या लिख करके, सिमरन के लिए एक ऑफर लिख करके कि विल यू मैरी मी। अब ये कबूतर उड़ पड़ा और जब ये कबूतर उड़ना शुरू हुआ तब ऑफर स्टार्ट हो गया। जब ये कबूतर उड़ना शुरू हुआ तब ऑफर स्टार्ट हो गया। और ऑफर कंप्लीट कब हुआ? ऑफर कंप्लीट तब हुआ जब वो लेटर लेकर के कबूतर सिमरन के पास पहुंच गया। जब वो लेटर लेकर के कबूतर सिमरन के पास पहुंच गया और अब सिमरन ने वो लेटर पढ़ लिया कि वो लेटर में क्या लिखा हुआ है। दो तीन बातें जरूर माइंड में रखिएगा। सपोज कि राज ने कबूतर उड़ाया 10 तारीख को, राज ने कबूतर उड़ाया 10 तारीख को और कबूतर 10 तारीख को उड़ा, ऑफर स्टार्ट हो गया। बट वहां पर क्या हुआ कि 12 तारीख को वो लेटर जो है वो सिमरन के लेटर बॉक्स में पहुंचा, सिमरन तक नहीं पहुंचा, सिमरन तक नहीं पहुंचा और वो सिमरन के पास लेटर पहुंचा 15 तारीख को। तो जो ऑफर का कंप्लीशन है वो कब माना जाएगा स्टूडेंट्स? 15 तारीख को माना जाएगा। कब? 15 तारीख को माना जाएगा। ऑलराइट, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट बनता है ऑफर विल कंप्लीट, कि ऑफर कब कंप्लीट होगा? व्हेन लेटर रीचेज सिमरन। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होने वाली है स्टूडेंट्स कि अब सिमरन की तरफ से एक्सेप्टेंस जाएगी राज के पास। तो सिमरन ने कबूतर लिया और अपनी एक्सेप्टेंस लिखी, आई विल मैरी यू, और उस कबूतर को उड़ा दिया। अब यहां पर दो तीन बातें बनती हैं, वो क्या है फोकस करके सुनिएगा। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत पेचीदी प्रोसेस है और बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और हमें पूरी एनर्जी के साथ अपने फुल फोकस के साथ इस बात को सुनना है कि जब सिमरन ने वो कबूतर उड़ाया उस टाइम पे राज के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई थी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर जब सिमरन ने लेटर पोस्ट कर दिया, कबूतर उड़ाने का मतलब यहां पर लेटर पोस्ट करना है स्टूडेंट, सच में कबूतर मत उड़ाते रहना वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर लेटर पोस्ट करना है, आप इसको पूरा वो पोस्टल के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है ना। तो जब सिमरन ने कबूतर उड़ा दिया और सिमरन के हाथ से कबूतर निकल गया उस टाइम पे राज के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। तब राज के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, बट सिमरन के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है। सिमरन के लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब वो कबूतर उड़ करके राज के हाथों में पहुंच जाएगा। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब ये है कि जब सिमरन ने कबूतर उड़ा दिया उस टाइम पे राज अब उस ऑफर में, उस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो चुका है। अब राज किसी और को ऑफर नहीं दे सकता है। लेकिन जब तक सिमरन का उड़ाया हुआ एक्सेप्टेंस का कबूतर राज के पास नहीं पहुंचता तब तक सिमरन अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकती है, तब तक सिमरन अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट तो ये बना था कि ऑफर स्टार्ट कब होगा, ठीक है। ऑफर स्टार्ट कब होगा? ऑफर स्टार्ट तब होगा जब राज कबूतर उड़ा देगा, लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब वो लेटर सिमरन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये बना कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एक्सेप्टेंस स्टार्ट कब होगी? जब सिमरन कबूतर उड़ा देगी, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? जब वो कबूतर राज के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से है। राज के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी? राज के लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाएगी जब वो लेटर सिमरन के हाथों से निकल जाएगा, उड़ जाएगा कबूतर। लेकिन सिमरन के लिए तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो लेटर राज के पास नहीं पहुंचता, ठीक है। तो यहां पर हमने पॉइंट्स लिखे भी थे, बिल्कुल जनरल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर कब स्टार्ट होगा? जब राज कबूतर उड़ाएगा, जब राज लेटर पोस्ट कर देगा। और एक्सेप्टेंस कब स्टार्ट होगी? ऑफर कब स्टार्ट होगा? जब राज कबूतर उड़ा देगा, लेटर पोस्ट कर देगा। एक्सेप्टेंस कब स्टार्ट होगी? जब सिमरन कबूतर उड़ा देगी राज की तरफ, ठीक है। और यहां पर अब देखिए रिवोकेशन की हम बात करें तो ऑफर कब रिवोक हो सकता है? ऑफर
कब रिवोक हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ऑफर दिया किसने था, राज ने दिया था ना, तो ऑफर को रिवोक भी कौन करेगा, राज करेगा। तो राज कब तक ऑफर को रिवोक कर सकता है, राज के पास ऑफर को रिवोक करने का टाइम तब तक है जब तक सिमरन लेटर पोस्ट नहीं कर देती, जब तक सिमरन लेटर पोस्ट नहीं कर देती, या जब तक सिमरन के हाथ से कबूतर छूटकर उड़ने नहीं लग जाता। मतलब सिमरन के हाथ में कबूतर है तब तक राज अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। जैसे ही सिमरन के हाथ से कबूतर उड़ा, अब राज के सारे राइट्स खत्म, अब राज अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है, एक्सेप्टेंस तब तक रिवोक की जा सकती है जब तक सिमरन का उड़ाया हुआ कबूतर राज के हाथों में नहीं पहुंचता है, तब तक सिमरन के पास राइट है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर एक सिचुएशन और स्टूडेंट्स क्रिएट होती है कि अगर दोनों को एक ऑफर देने को रिवोक करने की सिचुएशन सेम टाइम पर हो, या एक्सेप्टेंस देने की सिचुएशन और उसको रिवोक करने की सिचुएशन सेम टाइम पर हो, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलिए अपने इसको यहां पर एक टेबल की हेल्प से सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, फिर हम और इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर एक टेबल है आपके सामने, इस टेबल में हमने इस पूरे कंसेप्ट को पिरो दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि सबसे पहला कॉलम जो हमें मिला हुआ है वो है रिवोकेशन ऑफ, कि किसके रिवोकेशन की हम बात कर रहे हैं, कि ऑफर के रिवोकेशन की बात कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब ऑफर रिवोक होगा, कब एक्सेप्टेंस रिवोक होगी, और उसके रिगार्डिंग अलग अलग कंडीशंस हमें यहां पर मिली हुई हैं। यहां पर दो डेट्स यहां पर प्रोवाइड करवाई गई हैं, एक तो है हमारे पास डेट ऑफ रिसिप्ट, और फिर ऑब्लिक या स्लैश लगा करके यहां पर दूसरा बताया गया पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब एक डेट तो यहां पर प्रोवाइड करवाई गई है किसके रिगार्डिंग, रिसिप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्सेप्टेंस के रिसीव करने के रिगार्डिंग, और एक एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग को हम फॉलो करते चलेंगे। फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिवोकेशन, कि कौन सी डेट को लेटर ऑफ रिवोकेशन रिसीव हुआ, वो दोनों की तरफ से अलग अलग होगा। तो जैसे ऑफर को समझेंगे तो वो ऑफर के रिगार्डिंग काम करेगा, एक्सेप्टेंस को समझेंगे तो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग काम करेगा। ठीक है ना, तो उसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट कॉलम जो है वो किसके रिगार्डिंग है, कि विच इज वैलिड, कि क्या वैलिड होगा, ऑफर या एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन, क्या चीज वैलिड होने वाली है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस टेबल को समझना। सबसे पहले यहां पर ऑफर की बात हो रही है, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, ऑफर की। तो ऑफर के रिगार्डिंग जो रिवोक करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्सेप्टेंस की पोस्टिंग जो है वो मायने करेगी, राइट, कि एक्सेप्टेंस कब पोस्ट किया गया है। ठीक है, और ये लेटर ऑफ रिवोकेशन जो है वो कब पोस्ट किया गया है, लेटर ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टेंस के अपोजिट कब पोस्ट किया गया है। मान लीजिए सिमरन ने कबूतर उड़ा दिया, उधर से राज ने रिवोकेशन का कबूतर उड़ा दिया, तो दोनों की टाइमिंग में क्या डिफरेंस है कि पहले कौन सा पहुंचेगा, तो उसी चीज को देखते हुए चलना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ऑफर को जब हम समझ रहे हैं तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस कौन सा पॉइंट रखने वाला है, इसको हम यहां पर हाईलाइट करके चलते हैं थोड़ा सा, कि हमें ये पता रहे कि हमें यहां पर ऑफर के रिगार्डिंग क्या देखते हुए चलना है, पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को देखते हुए चलना है, पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को देखते हुए चलना है। तो अब मान लीजिए कि जो सिमरन है जो ऑफरी है, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर कब पोस्ट किया, 1 मई 2012 को। कब पोस्ट किया, 1 मई 2012 को। सिमरन के हाथ से कबूतर उड़ा कब, 1 मई 2012 को। और राज ने रिवोकेशन का लेटर कब भेजा, राज ने रिवोकेशन का लेटर कब भेजा, 5 मई 2012 को। कितने दिन का डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स, 4 दिन का हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे ये बताइए कि पहले कौन पहुंचेगा, रिवोकेशन का लेटर पहुंचेगा, मतलब ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, पहुंचने की तो यहां बात ही नहीं है ना, यहां पे तो ऑफर के रिवोकेशन की बात है। तो यहां पर जैसे ही सिमरन के हाथ से कबूतर छूटा, राज के तो सारे राइट्स खत्म हो गए ना, वहां पर
राज के सारे राइट्स खत्म हो गए। जैसे ही सिमरन ने लेटर पोस्ट कर दिया, सिमरन के लेटर पे स्टैंप लग गई और सिमरन का लेटर पोस्ट हो गया एक्सेप्टेंस का, तब राज के सारे राइट्स क्या हो जाते हैं, ऑफर को रिवोक करने के खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अब सिमरन ने तो लेटर पोस्ट कर दिया था 1 मई को, और सिमरन का लेटर तो 1 मई को ही निकल गया, सिमरन का लेटर तो 1 मई को ही पोस्ट हो गया, और राज ने वो रिवोकेशन का लेटर पोस्ट किया 5 मई को। अब मुझे बताइए, क्या राज के पास राइट था 5 मई को कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमरन पहले ही एक्सेप्टेंस दे चुकी है, और जैसे ही सिमरन का एक्सेप्टेंस का लेटर निकलेगा, पोस्ट हो जाएगा, तब तक राज के पास कोई राइट नहीं रहेगा कि वो अब ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो यहां पर क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑफर इज वैलिड। यहां पर क्या वैलिड होने वाला है स्टूडेंट्स, ऑफर वैलिड होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिमरन ने जो लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, वो 5 मई को किया। कब किया? 5 मई को पोस्ट किया, लेकिन उससे पहले अभी तक सिमरन के हाथ से लेटर पोस्ट हुआ भी नहीं, कि उसके हाथ से कबूतर निकल करके उड़ा भी नहीं, कि उतने में राज का लेटर रिवोकेशन का पहुंच गया। उससे पहले क्योंकि सिमरन के कबूतर उड़ने से पहले, उड़ाने से पहले तो राज कर सकता है ना ऑफर को रिवोक। तो अभी तक तो सिमरन ने उड़ाया ही नहीं कबूतर, और राज ने 1 मई को ही रिवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया। तो यहां पर क्या वैलिड होगा, यहां पर जो स्टूडेंट्स वैलिड होगा वो होगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड। यहां पर रिवोकेशन वैलिड होगा। ठीक है, यहां पर क्या वैलिड होगा, रिवोकेशन वैलिड होगा। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या बताती है कि 2 मई को सिमरन ने एक्सेप्टेंस भेजी, 2 मई को सिमरन ने एक्सेप्टेंस भेजी, और 2 मई को ही सिमरन को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई। यहां पर जो बाय ऑफरी लिखा हुआ है ना, ये रिसीव होने की बात है, कि ये सिमरन को रिसीव हुई, ऑफरी को रिसीव हुई। रिसिप्ट बाय, रिसीव बाय ऑफरी, रिसीव बाय ऑफरी, रिसीव बाय ऑफरी। ठीक है ना। चाहे आप इसको भेजने के सेंस में ले लें कि सेंड बाय ऑफरर, सेंड बाय ऑफरर, सेंड बाय ऑफरर, तो हमने यहां पर ऊपर रिसिप्ट लिखा है, इसलिए यहां पर बाय ऑफरी, बाय ऑफरी, बाय ऑफरी मेंशन किया है। ठीक है ना। तो यहां पर 2 मई 2012 को सिमरन ने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, और उसको 2 मई को ही क्या रिसीव हो गया, उसको 2 मई को ही जो रिवोकेशन का लेटर रिसीव हो गया। ठीक है। तो अब यहां पर एक कंडीशन डिपेंड करती है कि सेम डेट पे रिवोकेशन भेजी राज ने, सेम डेट पे ही सिमरन ने एक्सेप्टेंस पोस्ट की। अब उनकी टाइमिंग डिपेंड करती है। मान लीजिए यहां पर अपने एक एग्जांपल लेकर के चले कि सिमरन ने जो लेटर पोस्ट किया वो 1 बजे किया, ठीक है ना, दोपहर के 1 बजे किया, और राज ने जो 2 मई को रिवोकेशन का लेटर पोस्ट किया वो 4 बजे किया। ठीक है ना। अब सिमरन का लेटर तो पहले निकल चुका, सिमरन का लेटर पहले ही पोस्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या वैलिड होगा स्टूडेंट्स, वहां पर एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी, वहां पर एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी, वहां पर रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सिमरन के हाथ से लेटर निकल चुका है, सिमरन ने लेटर पोस्ट कर दिया। अब बाद में वो रात जो है वो 4 बजे लेटर रिवोकेशन का पोस्ट कर रहा है, सिमरन का लेटर एक्सेप्टेंस का निकल चुका है। अब राज के पास राइट नहीं है कि वो इसको रिवोक कर सकता है। लेकिन अगर कंडीशन इसके उल्टी हो जाए कि यहां पर 4 बजे सिमरन एक्सेप्टेंस भेजने वाली थी और 1 बजे ही उसको क्या मिला, 1 बजे उसको मिल गया क्या, रिवोकेशन का लेटर मिल गया, 1 बजे ही उसी डेट को 1 बजे उसको रिवोकेशन का लेटर मिल गया। तो यहां पर पहले क्या मिला उसको स्टूडेंट्स, यहां पर पहले उसको रिवोकेशन का लेटर मिल गया, तो इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगी, पोस्ट करने से पहले ही रिवोकेशन मिल गई, तो यहां पर रिवोकेशन वैलिड हो जाएगी। ठीक है। अब अपने बात करें एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है अब एक्सेप्टेंस की कंडीशन में क्या चीज मैटर करेगी स्टूडेंट्स, कि डेट ऑफ रिसिप्ट मैटर करेगी। यहां पर क्या मैटर करेगी, डेट ऑफ रिसिप्ट मैटर करेगी। ठीक है ना, कि ऑफर मतलब राज को जो एक्सेप्टेंस है वो कब मिली और रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का कब मिला। ठीक है ना। तो यहां पर राज के लिए जो है जो रिवोकेशन है वो क्या मैटर करती है, कि अगर उसको एक्सेप्टेंस पहले मिल जाएगी और रिवोकेशन बाद में मिलेगा, तो जो भी पहले मिले, मान लीजिए कि यहां पर सिमरन ने उसको एक्सेप्टेंस का कबूतर उड़ा दिया, अब उसके बाद या ऐसा एग्जांपल लें कि सिमरन ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो ऑर्डिनल पोस्ट से पोस्ट किया,
ठीक है, और जो रिवोकेशन का लेटर वो स्पीड पोस्ट से पोस्ट किया, ठीक है। पहले एक्सेप्टेंस का लेटर उसने पोस्ट कर दिया, उसके पास, सिमरन के पास एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का टाइम कब तक है? जब तक वो एक्सेप्टेंस का लेटर राज के पास नहीं पहुंचता तब तक है, जब तक वो लेटर एक्सेप्टेंस का राज के पास नहीं पहुंचता तब तक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि रिवोकेशन का लेटर उसने स्पीड पोस्ट से कर दिया और एक्सेप्टेंस का उसने ऑर्डिनरी पोस्ट से किया था, तो पहले कौन पहुंचेगा? स्पीड पोस्ट वाला पहुंचेगा। तो जो भी राज के पास पहले पहुंच जाए वही चीज वैलिड हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच जाएगी तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अगर जो रिवोकेशन है वो पहले पहुंच जाएगी तो रिवोकेशन वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो अपने देखते हैं कि जो राज ने रिसीव किया, राज ने क्या 1 मई 2012 को क्या रिसीव किया स्टूडेंट्स? 1 मई 2012 को उसने एक्सेप्टेंस रिसीव की और 5 मई 2012 को रिवोकेशन रिसीव किया। तो यहां पर क्या वैलिड होगा? यहां पर एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। यहां पर क्या वैलिड होगा स्टूडेंट्स? एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। और यहां पर उसने दूसरी कंडीशन में कहा कि राज को एक्सेप्टेंस तो रिसीव हुई 5 मई को, राज को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई 5 मई को, बट रिवोकेशन 1 मई को ही रिसीव हो गया, रिवोकेशन पहले मिल गया। तो उस कंडीशन में क्या वैलिड होगा? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, ठीक है ना। अब आ गई सेम डेट वाली बात, ठीक है ना। अब यहां पर क्या डिपेंड करता है? मान लीजिए कि राज के एक हाथ में है रिवोकेशन का लेटर, एक हाथ में है एक्सेप्टेंस का लेटर, तो यहां पर जो वैलिडिटी होगी वो किस हिसाब से यहां पर देखी जाएगी कि अगर उसने रिवोकेशन पहले ओपन कर दी तो रिवोकेशन, अगर उसने एक्सेप्टेंस पहले ओपन कर दी तो एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो भी वो पहले पढ़ ले वही वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेम डेट वाली कंडीशन में ये होगा कि 2 मई को ही सिमरन ने एक्सेप्टेंस भेजी, ठीक है, और 2 मई को ही रिवोकेशन भेजा, और सेम टाइम पर उसके हाथ में वो दोनों लेटर है मान लीजिए। तो इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ओपनड बिफोर लेटर ऑफ रिवोकेशन तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। इफ रिवोकेशन इज ओपनड बिफोर एक्सेप्टेंस तो रिवोकेशन वैलिड होगी। तो ये प्रोसेस थी हमारी किसको लेकर के स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेकर के, ठीक है ना। ये था लेटर्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि लेटर्स की प्रोसेस में किस हिसाब से हम उसको प्रोसेस को देखते हैं कि क्या कब रिवोक कर सकते हैं ऑफर को, कब कम्युनिकेट होगा, कब एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, कब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन उसका कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ना एक पॉइंट और बहुत बनता है, अच्छा उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सिमरन ने एक्सेप्टेंस का लेटर उड़ा दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब एक कंडीशन यहां पर जुड़ती है कि लेटर पोस्ट करते राज बाउंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब राज किसी और को ऑफर नहीं दे सकता। अब एक यहां पर कंडीशन ये है कि राज के पास एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचे नहीं पहुंचे, सही एड्रेस पे डिलीवरी हो नहीं हो, राज उस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो चुका है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्ट के अंदर जो रूल्स को लेकर के है, ठीक है। तो ये लेटर्स के रिगार्डिंग था, क्योंकि फेस टू फेस जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं फेस टू फेस, के एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने खड़ा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे तो इंस्टेंटेनियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि किसी को कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं आती है ऑफर देने में और एक्सेप्टेंस लेने में, ठीक है। और रिवोकेशन भी हो जाए तो वो आमने सामने ही हो जाता है। बट जहां पर लेटर्स की बात आती है वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा ऑफर को रिवोक करने का और ऑफर को जो कम्युनिकेट करने का उसका टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, एक हम अगर टेलीफोन या टेलेक्स इन सब के हिसाब से अगर हम देखें ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किसके हिसाब से, टेलीफोन या टेलेक्स के हिसाब से, तो इसके अंदर लेटर से थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है कि ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी ने जब एक्सेप्टेंस देनी है तो कई बार ऐसा हुआ कि फोन पे बात करते करते वो लाइन बीच में ड्रॉप हो गई, लाइन बीच में ड्रॉप हो गई और ऑफरी की जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर तक पहुंची ही नहीं, ऑफरी की एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंची ही नहीं, तो यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि ऑफरर जो है वो बाउंड हो चुका है। जैसे लेटर ऑफरर तक पहुंचा ही नहीं, ऑफरी ने उड़ा दिया कबूतर, लेकिन वो कबूतर अगर ना पहुंचे ऑफरर तक तो भी लेटर्स की कंडीशन में ऑफरर को बाउंड मान लिया जाता है, लेकिन टेलीफोन वाले में ऐसा नहीं होगा।
टेलीफोन वाले में अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी है और अगर बीच में लाइन ड्रॉप हो गई और ऑफरी को लगा कि यार मेरी बात तो ऑफरर तक पहुंची ही नहीं, मेरी एक्सेप्टेंस तो उस तक पहुंची ही नहीं, तो टेलीफोन की कंडीशन में ऑफरी की ड्यूटी बनती है कि वो वहां पर श्योर करेगा, ठीक है, कि उसको एक्सेप्टेंस पहुंची या नहीं पहुंची। अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची है तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होने की कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ पर, कौन सा वाला, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है ये टॉपिक हमारा, कौन सा स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, काफी पेचीदा टॉपिक था ये, ठीक है, कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लेकर के चलने वाले हैं कुछ केसेस को, ठीक है, तो हम देखते चलते हैं अपने केसेस को कि हमने अब तक कौन कौन से केसेस पर बात की है और कौन कौन से केसेस और हमें बात कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक खोल करके रखिएगा और साथ में देखते हुए चलिएगा कि अब तक हम कौन से केसेस कर चुके हैं और कौन से केसेस हमारे रहते हैं जो हमें मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं हुए थे। एक केस पर हमने बात की थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इस केस का जनरल नोट क्या था स्टूडेंट्स, कि अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन रिगार्डिंग प्रोडक्ट हु विल परचेज द प्रोडक्ट, की जनरल ऑफर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक हमने किया था बुल्टन वर्सेस जोन्स का, ठीक है, बुल्टन वर्सेस जोन्स का केस हमने डिस्कस किया था क्लास में, और ये केस किसके रिगार्डिंग था स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन, नो अदर पर्सन, कि ऑफर जिस, अगर स्पेसिफिक ऑफर की सिचुएशन है और जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वही उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई अदर पर्सन उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। उसके बाद हमने एक थर्ड केस भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो कौन सा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में क्या था स्टूडेंट्स, कि इसमें पॉइंट तो यही था कि अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, बट इसके अंदर एक बात थी कि अ पर्सन who works without knowing the offer not eligible for any of its benefits, कि अगर किसी ने कोई जनरल ऑफर निकाल दिया है लेकिन उस कंडीशन को, उस ऑफर को जाने बिना ही किसी पर्सन ने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो उस जिसने एक्सेप्टेंस दी है वो बिना ऑफर को जाने एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। इसके अंदर क्या था कि गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया था और लालमन उसका सर्वेंट था, और गौरी दत्त ने लालमन को बाहर भेज दिया कि जाओ नेफ्यू को ढूंढ के लाओ, लेकिन लालमन के जाने के बाद गौरी दत्त ने क्या किया था, हैंडबिल्स निकाले थे कुछ, कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको वो रिवॉर्ड देगी, और इस ऑफर की जानकारी लालमन को नहीं थी। तो लास्ट में ये जो डिसीजन लिया गया वो क्या लिया गया कि इट वाज हेल्ड दैट द रिवॉर्ड फॉर मिसिंग द चाइल्ड कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय अ पर्सन who traced the child without any knowledge of the announcement, so लालमन shall not be eligible to receive reward, कि उसको, लालमन को तो ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी तो उसने वो काम बिना ऑफर जाने ही कर दिया उस कंडीशन को पूरा, और उसको वहां पर एलिजिबल नहीं माना गया, किसके लिए, उस रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ हमारा है, जो फोर्थ केस है वो है हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, ठीक है। तो ये केस हमें जो है वो हमारे मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए कि ये केस क्या है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या है कि एक कोई ट्रैवल एजेंसी है, सपोज कोई ट्रैवल एजेंसी है, और उस ट्रैवल एजेंसी में एक पर्सन ने टिकट ली, ठीक है, और उस टिकट पर आगे तो लिखा था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, और उस पर्सन का नेम और डेट और अमाउंट वगैरह लिखा था, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी उस टिकट के पीछे, कि अगर आपका कुछ भी नुकसान हो जाता है, अगर आपका कोई भी सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस ट्रैवल एजेंसी की नहीं होगी जिसके अंदर कि उसने अपना सामान रखा था। तो एक पर्सन, मान लीजिए कि एक बस है, एक ट्रैवल एजेंसी की बस पे चढ़ा वो, ठीक है, और उस पर्सन ने अपना सामान वहां पर रख दिया, ठीक है, उस बस में,
और उसने पीछे की टिकट पर लिखी हुई कंडीशंस को नहीं पढ़ा कि वहां पर पूरी जिम्मेदारी उस पैसेंजर की ही दी गई है कि अगर सामान खो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि उस पैसेंजर का सामान खो गया, वहां पर उस पैसेंजर का सामान वहां पर खो गया, और उसके बाद जब वो पैसेंजर बस से उतरा उसने देखा कि बस में उसका सामान है ही नहीं, ठीक है। तो उसने वो जो बस का जो कंडक्टर था या जो ट्रेवल एजेंसी का जो ओनर था, उसने उस पर कहा कि मुझे मेरा सामान वापस करो या मुझे इसका कॉम्पनसेशन दो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उस ट्रेवल एजेंसी के ओनर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा, तुम टिकट के पीछे देखो कि पूरी कंडीशंस यहां पर लिखी हुई हैं कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, लास्ट में जो ओनर है उसको वहां पर मतलब कंपनसेशन देने के लिए बाउंड किया गया। क्यों किया गया, इसका रीजन सुनना कि आगे टिकट पे उस ट्रेवल एजेंसी का नाम, उस पैसेंजर का नाम, उस टिकट का अमाउंट, कहां से कहां जाना है और डेट लिखी हुई थी, लेकिन उस टिकट पे आगे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था या पीटीओ करके कुछ भी उसकी जो अटेंशन थी, जो पैसेंजर की जो अटेंशन थी वो टिकट के पीछे नहीं ले जाई गई थी। तो ये जरूरी थोड़े ना है कि अब पैसेंजर टिकट के पीछे मोड़ करके देखेगा ही देखेगा कि हाँ क्या लिखा हुआ, उसको तो आगे डिटेल मिल रही है जो जो मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी अटेंशन उसकी उसके पीछे कंडीशंस की ओर नहीं लेकर के जाई गई थी। तो यही रीजन वहां पर माना गया कि जो ट्रेवल एजेंसी का जो ओनर था उसको वहां पर बाउंड किया गया उस पर्सन को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये जरूरी होता है कि जब कुछ कंडीशंस मेंशन की जाएं तो उन कंडीशंस की और जो भी आपकी सर्विसेज को यूज कर रहा है उसकी अटेंशन कंडीशंस की ओर लेकर के जाई जाए। तो होपफुली आप इसके फैक्ट्स समझ गए होंगे इस केस के, ठीक है। तो अभी क्या लिखिए आप लोग मेरे साथ, नोट करिए इस केस का रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ कोर्ट। लिखिए डिसीजन ऑफ कोर्ट सबसे पहले, फिर हम जनरल नोट करेंगे जो कि हम हमेशा से करते आए हैं related to cases. All right, so it was held that there was nothing written. It was held that nothing written on front of the ticket, to draw attention of the passenger, at conditions on the back of the ticket, where a written document is presented, to a party for acceptance, a reasonably sufficient notice shall be given of the presence of terms and conditions, therefore X is entitled to recover the damage, जिसका सामान खोया था उसको डैमेज रिकवर होगा। उस ट्रेवल एजेंसी के मालिक को क्या देना पड़ेगा, उसको जो रिकवरी है, जो कंपनसेशन है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक जनरल नोट यहां पर नोट करिएगा, ठीक है। जनरल नोट यहां पर नोट करिएगा, द अटेंशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी,
of the opposite party should be attracted towards conditions to whom the attention of the opposite party should be attracted towards conditions of the contract, at the time of contract, such a condition to whom the attention is not attracted, will not be applicable in the contract, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक केस रहा यहाँ पर, किससे रिलेटेड है ये, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, इसके अंदर एक स्टीमर टिकट से रिलेटेड था, ये ओरिजिनल केस था। यहाँ पर हमने जस्ट जनरल फैक्ट्स इसके डिस्कस किया और जो मेन पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग थे उसको आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए एक केस हमारे पास आता है यहाँ पर, कौन सा वाला, ओले वर्सेस मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड। ओले वर्सेस मार्लबरो, ठीक है, मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड, तो स्टूडेंट्स ये केस किसके रिलेटेड है, देखिए इसके कुछ फैक्ट्स जनरल सुनिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक मिस्टर एक्स है और एक मिसेस एक्स है, वो दोनों किसी होटल में रुकने के लिए गए और जब उन्होंने उस होटल के रूम को बुक किया उस टाइम पे उनको कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, जब वो उस रूम के पास पहुंचे, उस रूम के बाहर एक प्लेट या पेपर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी रूम ले रहा है, रूम बुक कर रहा है, ठीक है ना, वो पर्सन वहां पर, मतलब उस पर्सन की जिम्मेदारी होगी अगर उसका कोई सामान खो जाता है। ठीक है, अब ये बात कब कही गई, जब उन्होंने रूम बुक कर दिया उसके बाद कही गई। ठीक है, और क्या हुआ कि उनका सामान खो गया। ये तो कुछ होटल वालों की ही मिली भगत लगती है कि हाँ जी पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कमरा बुक कर दो, उसके बाद उनको जब रूम के बाहर भेजो तो ये लेटर वहां पर उनको दिखा दो, जी आपकी खुद की जिम्मेदारी है सामान खोने की, इसके लिए जो होटल ओनर है वो वहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो उनका सामान, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का सामान वहां पर खो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर एक्स जो है वो होटल ओनर को कहते हैं जाकर के कि मुझे तो कॉम्पनसेशन चाहिए। होटल ओनर कहता है कि जी आपको पहले पूरी कंडीशंस बताई गई थी आपके रूम में जाने से पहले। तो यहां पर क्या बात हुई स्टूडेंट्स कि जब उन्होंने रूम बुक किया, कॉन्ट्रैक्ट तो तब हुआ था, ये कंडीशंस उनको तब बतानी चाहिए थी जब उनके साथ, होटल वालों के साथ मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का कॉन्ट्रैक्ट रूम के रिगार्डिंग हो रहा था। ठीक है, ये जो कंडीशंस है उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एंटर की गई हैं, और अगर कोई भी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर ऐड की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं, तो उनको इंक्लूडेड नहीं माना जाता है, तो ये केस भी इसी के रिगार्डिंग है, ओले वर्सेस मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस के रिगार्डिंग क्या डिसीजन आया कोर्ट का, जल्दी से नोट करिए मेरे साथ, डिसीजन ऑफ कोर्ट। होपफुली आप फैक्ट समझ चुके हैं इस केस के। ठीक है, अब डिसीजन लिखिए कि क्या आया इस केस के रिगार्डिंग कोर्ट का। तो लिखिएगा, इट वॉज हेल्ड दैट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट concluded before entering the room, concluded before
entering the room, before entering the room. Any terms reviled after accepting, reviled after accepting, the contract will be considered void, will be considered void and ineffective, Hence Mr. X and Mrs. X can claim damages. ऑलराइट, समझ गए आप लोग इसके डिसीजन से कि ये जो बात हमने की थी वही बात इसके अंदर की जा रही है। अब जल्दी से जनरल नोट करिए इसके रिगार्डिंग जो हम करते हैं, ठीक है। जनरल नोट क्या है? एनी कंडीशन inserted after execution of contract will not be applicable, in case of such a contract, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक केस हमारा और कंप्लीट हुआ। ये केस क्या है स्टूडेंट्स? हमने एक केस हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन यहां पर कंप्लीट किया, उसके बाद ये 5th नंबर केस हमने यहां पर लिया ओले वर्सेस मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो यहां पर हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन और ओले वर्सेस मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड केस कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक केस आता है पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी का, ठीक है। तो यहां पर 6 नंबर जो केस है वो लिखिए, पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर कि वही पैसेंजर वाला केस, ठीक है ना, जो हमने वो पहले पढ़ा था ट्रेवल एजेंसी वाला, लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा था। केस के फैक्ट बिल्कुल वैसे ही हैं, इसके अंदर भी पैसेंजर का जो सामान है वो खो गया था, लेकिन अब इस केस में जो टिकट पर जो कंडीशंस हैं उन पर अटेंशन दिलवाई गई थी, और जब सामान खोने पर पैसेंजर ने क्लेम करना चाहा कि मेरा सामान चोरी हो गया और मुझे इसके रिगार्डिंग क्या चाहिए, क्लेम चाहिए, ठीक है, और मुझे डैमेजेस रिकवर करवाइए आप लोग, तो वहां पर जो एसई रेल कंपनी है उसको नहीं वहां पर एलिजिबल किया गया कि आप उसको रिकवर डैमेज कीजिए, डैमेज जो है वो रिकवर कीजिए, ठीक है। वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ डैमेजेस दिए गए, रिकवर किए गए। क्या किए गए कि जो उसका जितना सामान था ना सिर्फ उतना, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी उसको रिकवरी वहां पर नहीं की गई, ठीक है। तो यही है पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी की, इसके अंदर उसका अटेंशन दिलवाया गया था कंडीशंस की और, ठीक है। तो इसका अब आप डिसीजन लिखिए, डिसीजन ऑफ कोर्ट क्या था? डिसीजन ऑफ कोर्ट, क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स पहले देख लेते हैं फिर डिसीजन ऑफ कोर्ट ले लेते हैं, और लास्ट में जो जनरल नोट हम नोट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें इस पूरे केस का पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो लिखिए डिसीजन क्या है? इट वाज हेल्ड दैट इफ a person receiving the ticket did not see or know that there was any writing on the ticket,
there was any writing on the ticket, on the ticket. He is bound by the conditions. He is bound by the conditions. बस ये उस हैंडरसन वर्सेस स्टीवन वाले केस का ऑपोजिट है, उसमें कंडीशंस की और अटेंशन नहीं दिलवाई गई थी, इसमें दिलवाई गई थी, ठीक है ना। अब इसका जनरल नोट लिखिएगा कि जनरल नोट इस केस का क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा वेयर कंडीशन इज इंसर्टेड, वेयर कंडीशंस या कंडीशन is inserted at the time of contract, at the time of contract, and proper attention is attracted, and proper attention is attracted, proper attention is attracted on such a condition, then it is applicable, it is applicable to the contracting person, to the contracting person. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद एक केस हमारे पास और आता है। हमारा जो अगला केस है वो क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। केस नंबर 5, केस नंबर 6, ओके, केस नंबर 7, ठीक है। तो यहां पर ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, वर्सेस बिंडले। तो ये केस क्या था स्टूडेंट्स की साइलेंस जो है उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। इसमें जो अंकल होते हैं, जो एफ होते हैं, जो मतलब कोई पर्सन है, कोई ए, उसके अंकल उसे कहते हैं कि ये हॉर्स तुम्हारा मुझे दे दो, और अगर तुमने कोई भी इसके रिगार्डिंग जवाब नहीं दिया मैं तुम्हारी हाँ मान लूंगा। हालांकि वहां पर जो ए नाम का पर्सन है वो ठीक है मान जाता है, लेकिन जो ए नाम का पर्सन है वो अपने सर्वेंट को कहता है इस घोड़े को बाहर निकाल दो, ये मतलब अंकल के लिए है घोड़ा, ठीक है ना। और लेकिन बाय मिस्टेक उसका जो सर्वेंट है उसको वो सेल में लगा देता है और बेच देता है उस घोड़े को, और जो उसके अंकल है फिर उस पर केस कर देते हैं उसके ए पर, ठीक है ना। तो वो अंकल जो है वो केस नहीं जीत पाते। उसका रीजन ये है कि जो ए है, जब उन्होंने एक्सेप्टेंस देने की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगे तो मैं इसे तुम्हारी हाँ मानूंगा। तो उस ए ने कुछ भी जवाब वहां पर नहीं दिया था, तो उसकी साइलेंस को क्या नहीं माना जा सकता, एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस का रूल है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया था कि ऑफर शुड नॉट पुट एनी बर्डन ऑन ऑफरी, अ कंडीशन ऑफ अज्यूम्ड एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ नो रिप्लाई इज बर्डन विच इज इनवैलिड, ठीक है ना। तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये केस डिस्कस किया था फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का, और उसके बाद एक केस हमने डिस्कस किया था हैरिस वर्सेस एन निकर्सन, हैरिस वर्सेस एन निकर्सन। इसमें क्या केस था, इसके अंदर था कि मतलब एक ऑक्शन लगी हुई थी, और उस ऑक्शन के अंदर जो ऑक्शन को क्या मान करके चलते हैं हम, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। और अगर किसी भी कारण से ऑक्शन कैंसिल हो जाती है तो कोई भी पर्सन जो ऑक्शन में गया वो बाउंड नहीं कर सकता किसी को भी कि हाँ ये सेल होनी ही चाहिए, क्योंकि उस ऑफर में वो अदर पर्सन को बाउंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट पर आना ऑक्शन के अंदर वो इन्विटेशन टू ऑफर है, प्रॉपर ऑफर उसको नहीं माना जाता है। तो इसके अंदर क्या था, एडवर्टीजमेंट टू कंडक्ट ऑक्शन इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर and not offer, so any person working on the same will not be eligible for any kind of compensation regarding the same। तो इस केस का आप नाम नोट कर लीजिए कि ये केस क्या था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इस केस का नाम था हैरिस वर्सेस एन निकर्सन, हैरिस वर्सेस एन निकर्सन, एन निकर्सन, ऑलराइट। तो यहां पर ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके थे, उसके अलावा हमने और केसेस यहां पर डिस्कस किए, जैसे कि आज की क्लास में हमने हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन,
ठीक है, और एक हमने डिस्कस किया है ओले वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड, और एक पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी। ठीक है, पार्कर वर्सेस एसई रेल कंपनी। उसके पहले हम ये केसेस डिस्कस कर चुके थे जो हमने बात की है यहाँ पर, इनको हमने रिवीजन में ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक केस हमने किया था ब्रॉडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसके अंदर क्या पॉइंट था, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं अपने उस केस का, ठीक है ना, ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो इस केस में क्या था कि एक्सेप्टेंस प्रॉपर वे में कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर आपने उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया सही पर्सन तक, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। एन एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑपोजिट पार्टी, इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसके अंदर क्या था कि एक रेलवे कंपनी थी, वो कोई ब्रॉडगन कोल की कंपनी थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। तो उस रेलवे कंपनी के मैनेजर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उस एक्सेप्टेंस के पेपर को अपने ड्रॉअर के अंदर रख दिया और सही पर्सन तक, अदर पार्टी तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो वहां पर एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं, तो वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ, तो कोई भी किसी को स्यू नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहां पर यह कहा गया कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना क्या है, जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने कुछ अदर केसेस भी डिस्कस किए और कुछ हमने पहले जो केसेस किए थे उनका हमने रिवीजन ले लिया, जिसके थ्रू कि हमारा जो टॉपिक है वो रिवीजन फॉर्म के अंदर भी हमने करके देख लिया कि हमने ऑफर के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को और अच्छा कीजिए, पढ़िए, आबाद रहिए, खुश रहिए और बहुत बढ़िया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।